नमस्कार दोस्तों। इस बार का मानसून सत्र बड़ा ही धमाकेदार रहा और हमारी संसद ने अनेकों बिलों को पास किया। इसमें से 3 बिल जो कि कृषि से संबंधित थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहे और इस पे आप मीडिया के माध्यम से जानते भी होंगे कि घमासान सा मचा हुआ है। कई राज्यों में इसका विरोध हो रहा है और कुछ हाई वोल्टेज ड्रामा भी है और कुछ सच्चाई भी है। तो हम लोग यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कानूनों में जो नए कृषि कानून बनाए गए हैं उसमें ऐसी क्या बातें हैं, ऐसे क्या प्रावधान हैं जिस कारण से ये सारी समस्याएं आ रही है, क्या क्या बदलाव किए गए हैं, ठीक है, क्यों आखिर इतना मचा हुआ है बवाल। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि 3 जो कानून बनाए गए हैं। पहला है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल, यानी कि एम्पावरमेंट स्पष्ट है, कृषि किन का एम्पावरमेंट, तो किसानों का एम्पावरमेंट। और किस चीज़ से किस चीज़ का प्रोटेक्शन यहाँ पे देखने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये आप प्रोटेक्शन देख रहे हैं, ये प्राइस अश्योरेंस को लेकर के बात की गई है, यानी कि किसानों को एक प्राइस की अश्योरेंस दी जाए। ये जो मूल्य उनका जो निर्धारण होना चाहिए उनकी फसलों का, उसको एक अश्योर किया जाए कि उन पे एक जो डर बना रहता है कि उन्हें कभी कम कभी ज़्यादा, इसको एक अश्योर किया जाए। इस बात को लेकर के ये बिल पहला है। दूसरा, उनके ट्रेड एंड कॉमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए बनाया गया, यानी कि जो किसान के जो प्रोड्यूस है, जो फसल है, वो कहीं ना कहीं सही तरीके से ट्रेड नहीं हो पा रहे हैं। अनेक ऐसी समस्याएं, बाधाएं हैं उनके ट्रेडिंग में जो उनके प्रोड्यूस को कॉम्पिटिटिव नहीं बना रहे हैं, उनको सही कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं दिया जा रहा है, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। ऐसे कई बातें हैं तो जिनको देखते हुए कि इस कानून को लाया गया है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल। यह जो बिल आप देख रहे हैं, एक्चुअली यह एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है 1955 का। इस 1955 के इस कानून में कुछ बदलाव किए गए हैं, इसलिए इसका नाम एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 है। तो ये 3 प्रमुख बिल इस बार के मानसून सत्र में पास किए गए हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि ये जो बिल है 14 सितंबर को लोकसभा में प्रस्तुत किए गए। 17 सितंबर को जो पहले 2 बिल मैंने आपको बताया, एक तो प्राइस अश्योरेंस का था और दूसरा ट्रेड एंड कॉमर्स का, ठीक है, ये दोनों बिल 17 सितंबर को पास किया गया लोकसभा में। और जो एसेंशियल कमोडिटी बिल था ये 15 को ही पास कर दिया गया था, ठीक है। राज्यसभा में हम देखें तो पहले तो जो बिल है प्राइस अश्योरेंस और ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर के वो 20 को पास किया गया था, 20 सितंबर को। और एसेंशियल कमोडिटी बाद में हुआ है, 22 सितंबर को पास किया गया है। उसके बाद जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से बिल पास किए जा चुके, उसके बाद राष्ट्रपति का मुहर लगता है। राष्ट्रपति का मुहर पहले 2 बिलों पर 24 सितंबर को लगा और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पे 26 सितंबर को लगा। और जैसे ही इन पे राष्ट्रपति की मुहर का हस्ताक्षर हो गया, राष्ट्रपति ने अपनी सहमति जता दी और ये बिल, तीनों बिल अब एक कानून बन चुके हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि ये जो तीनों बिल आप आज देख रहे हैं, जो तीनों कानून बन चुके हैं, ये 5 जून 2020 को केंद्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से इसको प्रोमलगेट किया था। यहाँ पे ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि ऑर्डिनेंस और कानून में क्या अंतर है, थोड़ा सा इसको बताना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ऑर्डिनेंस होता है एक्चुअली आप इसको ए भी एक्ट की तरह ही काम करता है, बट अंतर इतना है कि ये टेम्पररी एक्ट होता है। टेम्पररी एक्ट कहने का मतलब है कि इसकी एक एक्सपायरी पीरियड होती है, एक निश्चित अवधि के बाद ये समाप्त हो जाता है। लेकिन एक्ट ऐसा नहीं होता है, वो कंटिन्यूस बना रहता है जब तक कि उसको फिर से लेजिस्लेशन के माध्यम से रिपील ना किया जाए या उसे मॉडिफाई ना किया जाए। लेकिन ऑर्डिनेंस खुद ब खुद एक निश्चित अवधि के बाद समाप्त हो जाता है। ऑर्डिनेंस क्यों लाया जाता है, एक्चुअली जब संसद सत्र में नहीं रहता या लेजिस्लेशन सत्र काम में नहीं करता है, ऐसे स्थिति में केंद्र सरकार रिकमेंडेशन भेजती है राष्ट्रपति के पास किसी भी इस तरह के किसी भी कानून को बनाने के लिए। तो राष्ट्रपति उसे फिर ऑर्डिनेंस के रूप में प्रस्तुत करता है और ऑर्डिनेंस के रूप में उसे उस कानून को लाया जाता है, जिसका प्रभाव एक निश्चित अवधि तक रहता है। उस निश्चित अवधि के बीच में उसे संसद से पास कराना जरूरी है, अगर उसे ना पास कराया जाए तो खुद ब खुद लैप्स हो जाता है, ठीक है। अब उसके पश्चात जो 3 कानून थे, हम उसके बारे में जानने की
कोशिश करेंगे। पहला था फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। इसमें 3 प्रमुख बिंदु हैं। पहला है फार्मिंग एग्रीमेंट के विषय में। तो फार्मिंग एग्रीमेंट किनके बीच में एग्रीमेंट है? सीधा सा बात है, कृषि से लेकर संबंधित एग्रीमेंट है। यह एग्रीमेंट किनके बीच में होगा? एक तरफ फार्मर्स होंगे और दूसरे तरफ जो होंगे वो बायर्स होंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, ऑब्वियस है। अब एग्रीमेंट किस चीज़ को लेकर के होगा? यह एग्रीमेंट प्राइसिंग को लेकर के होगा। यानी कि इस एग्रीमेंट में यह तय किया जाएगा कि जो फार्मर्स के जो प्रोड्यूस है और बायर्स इस प्रोड्यूस पे क्या उसको प्राइस देगा। तो यह जो एग्रीमेंट होगा, अब इसको देखा जाए, यह एग्रीमेंट कब होगा? यह एग्रीमेंट जब प्रोडक्शन शुरू किया जाता है, प्रोडक्शन शुरू होने के पहले यह एग्रीमेंट किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि प्रोडक्शन शुरू होना है, प्रोडक्शन किया जाना है, इसके पहले फार्मर्स और बायर्स के बीच में एक एग्रीमेंट हो चुका होगा। अब इस एग्रीमेंट की अवधि क्या होगी? इस एग्रीमेंट की अवधि देखें तो 1 क्रॉप साइकिल हो सकता है। 1 क्रॉप साइकिल यह मिनिमम है, ठीक है। तो मिनिमम जो अवधि होगी 1 क्रॉप साइकिल या 1 प्रोडक्शन साइकिल जो होता है, 1 प्रोडक्शन साइकिल ऑफ लाइव स्टॉक जो होगा वह हो सकती है, मिनिमम है। मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम या 5 इयर्स का एग्रीमेंट हो सकता है। या अगर किसी लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन साइकिल 5 इयर्स से ज़्यादा है तो ऐसे की स्थिति में 5 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। तो मिनिमम 1 क्रॉप सीजन हो सकता है और मैक्सिमम 5 साल का हो सकता है। अब इस एग्रीमेंट में यह स्पष्ट रूप से रहेगा कि जो दाम एक गारंटेड प्राइस रहेगा, बायर्स या गारंटेड प्राइस उस पर फिक्स कर चुका होगा कि इस प्राइस से कम किसी भी कीमत पे फार्मर्स को नहीं मिलेगा। अगर उसमें कुछ प्रावधान ऐसे भी रहेंगे किन स्थिति में प्राइस आगे बढ़ सकता है, हो सकता है इन्फ्लेशन का कंडीशन रखा जाए कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में हम और आपको प्राइस देंगे। तो ऐसे कुछ प्रावधान उस एग्रीमेंट में हो सकते हैं, लेकिन एक गारंटेड प्राइस तो बिल्कुल उसमें रहेगा जिससे नीचे किसी भी हाल में फार्मर्स जो बायर्स होंगे वो फार्मर्स को उससे कम किसी भी हाल में नहीं देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इस कानून में एक डिस्प्यूट सेटलमेंट का भी प्रावधान किया गया है। डिस्प्यूट सेटलमेंट का मतलब क्या है? अब फार्मर्स और बायर्स के बीच में एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट में कई बार ऐसे कुछ लैकुना या लूप होल्स हो सकते हैं जिस कारण से डिस्प्यूट्स क्रिएट होगा। तो जब डिस्प्यूट्स क्रिएट होगा तो ये जाएंगे किनके पास? इसके लिए एक कॉन्सिलिएटरी बोर्ड बनाया जाएगा। एक कॉन्सिलिएटरी बोर्ड में दोनों ही मतलब जो पार्टनर है फार्मर्स और बायर्स दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और इस बोर्ड का उद्देश्य होगा कि ये 30 दिनों के भीतर इनके डिस्प्यूट्स को सेटल करे, 30 डेज के भीतर। लेकिन अगर ये 30 डेज के भीतर डिस्प्यूट्स को सेटल नहीं करते हैं तो इसके बाद ये जाएंगे एसडीएम के पास में, ठीक है। एसडीएम भी 30 दिनों के भीतर इसको सेटलमेंट करने की कोशिश करेगा। अगर एसडीएम भी ऐसा नहीं कर पाता है तो फिर एक अपेलेंट अथॉरिटी होगा जो कि डीसी या कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर के पास में होगा, ठीक है। एडिशनल कलेक्टर के पास में अब वो एसडीएम की मदद से इनके समस्याओं को समाप्त करने का, इनके डिस्प्यूट्स को सेटल करने का प्रयास करेगा और उसे यह पावर दिया जाएगा, उसे अथॉरिटी होगा कि वो जिस दोषी को पेनल्टी उस पर इम्पोज कर सकती है, ठीक है। तो ये एक बिल हुआ। दूसरा बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। इसमें क्या है? तो सीधी बात है, आप यहाँ देख सकते हैं कि यह ट्रेड को लेकर के उनके प्रोड्यूस को किस तरीके से ट्रेड किया जाए, उनके प्रोड्यूस को किस तरीके से प्रमोट किया जाए और एक किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाए। तो इसमें जो ट्रेड ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस होगा उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की सुविधा दी गई है। यहाँ 2 बात है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की सुविधा का मतलब क्या हो गया कि अब फार्मर्स और बायर्स चाहेंगे तो ऑनलाइन इंटरनेट के सहायता से एक दूसरे के साथ डायरेक्ट अपने नेगोशिएशन कर सकते हैं, अपने प्रोड्यूस को बेचने के लिए डील कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं प्राइस को, दोनों के बीच में उसके बाद एग्रीमेंट होगा और आसानी से उसको बेच सकते हैं। किसी भी तरह का मीडिएटर का जो समस्या है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे समाप्त हो जाएगी दोनों के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ जो इनके प्रोड्यूस है,
अभी इनके प्रोड्यूस को जो परेशानी होती है कि अगर ये किसी, मान लीजिए कि अगर बिहार के किसी राज्य में ये प्रोड्यूस है, इनके लिए बड़ा मुश्किल है अपने प्रोड्यूस को डायरेक्ट गुजरात को भेजना या तमिलनाडु में भेजना। लेकिन अब इंटरनेट प्लेटफॉर्म के माध्यम से और साथ साथ में अब ये जो सुविधा एपीएमसी के बाहर बेचने की जो सुविधा अब आ गई, यानी कि अब इसके माध्यम से एपीएमसी के बाहर भी अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकेंगे। तो एपीएमसी क्या होता है यहाँ पे जानना जरूरी है। एपीएमसी एक्ट एक्चुअली जो भी कंसर्न स्टेट होता है वो अपने यहाँ एपीएमसी एक्ट बनाती है। एपीएमसी का अर्थ हुआ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, और यह इस एक्ट के तहत ही जो मार्केट निर्धारित होता है किसी भी क्षेत्र में, फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को वहीं बेचने के लिए बाध्य होते हैं, अधिकांशतः वहीं पे बायर्स मिलते हैं उन्हें और वो अपने प्रोड्यूस को वहाँ बेचते हैं। लेकिन अब इस कानून के तहत फार्मर्स को ये फ्रीडम दिया गया है कि अब वो डायरेक्ट ऑनलाइन के माध्यम से भी और चाहे किसी और भी तरीके से एपीएमसी के बाहर के कहीं पर भी अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं और बायर्स इसे खरीद सकते हैं एपीएमसी मार्केट के बाहर में। ठीक है, ये इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सुविधा दोनों है, यानी कि अब फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को बिहार से डायरेक्ट गुजरात वहाँ के किसी बायर से इंटरनेट पे डील करके उसे बेच सकते हैं। तीसरा इसमें जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मार्केट फी को एबॉलिश किया गया है। यानी कि अब एक्चुअली जब एपीएमसी मार्केट, जो एपीएमसी एक्ट स्टेट गवर्नमेंट तय करती है, तो वो यह तय करती है कि एपीएमसी में जो भी बायर्स हैं या ट्रेडर्स हैं उनसे एक खास प्रकार का फी या लेवी लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार ने अपने इस कानून में, इस एक्ट में यह क्लियर कर दिया है कि अगर एपीएमसी के बाहर में किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन होता है तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरह का फी या लेवी नहीं इम्पोज करेगी, उसको फी और लेवी से फ्री कर दिया गया है, जिस कारण से फायर्स को ऑटोमेटिक है कि फ़ायदा होना ही होना है। तीसरा जो कानून है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट, एक्चुअली मैंने पहले भी बताया कि एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 1955 में बनाया गया था, लाया गया था इसे। इसका उद्देश्य क्या था कि ऐसे कुछ स्पेसिफिक आइटम्स, जैसे कि खास कुछ फूड आइटम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे आइटम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, तो इनको रेगुलेट करने का, इनके रेगुलेशन का अधिकार केंद्र सरकार के पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में था। एक्चुअली ऐसा क्यों जरूरी है, तो इसमें क्या था कि वो चाहेंगे तो इसके प्रोडक्शन को, सप्लाई को, डिस्ट्रीब्यूशन को, ट्रेड एंड कॉमर्स को, सब चीज़ को वो रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से। तो अब क्या किया गया है कि इस एक्ट में थोड़ा सा बदलाव लाया गया है, और जो फूड आइटम्स है, इस फूड आइटम्स में अब कुछ जो आपको जो फूड आइटम्स है उनको इससे बाहर कर दिया गया। बाहर कर दिया गया, इसका कहने का अर्थ है कि कुछ खास कंडीशंस में, यानी खास कंडीशंस क्या क्या हैं, वार है, एक्सेसिव किसी तरह का अगर प्राइस एस्केलेट करता है, प्राइस राइज होता है, अकाल की स्थिति अगर आ गई है, ठीक है, या फिर इस तरह के कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस दिखता है, तो उन चीज़ों पे तब जाकर के केंद्र सरकार अपने रेगुलेशंस को काम करेगी। अदरवाइज बाकी जो प्रोडक्ट्स है, जो प्रोड्यूस होते हैं, जिस तरीके से काम करते हैं, उस पर जिस तरीके से रेगुलेशन उनका होता है, उसी तरीके से फूड आइटम्स का भी रेगुलेशन होगा। अदरवाइज फूड आइटम्स में अनाज है, दाल है, ऑयल सीड्स है, इन सब चीज़ों को इस एक्ट से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, इसमें एक और बात है, स्टॉक लिमिट। स्टॉक लिमिट क्या होता है, यहाँ पे जो किया गया स्टॉक लिमिट कहने का मतलब है कि ट्रेडर्स कब तक किसी भी प्रोड्यूस को स्टॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस कानून में दो प्रावधान किया गया है, और स्टॉक करने की जो लिमिट होती है वो प्राइस राइज पे डिसाइड किया जाता है। यानी कि किसी भी चीज़ का प्राइस कितना अधिक बढ़ जाएगा तब हम स्टॉकर्स को या ट्रेडर्स को मना कर सकते हैं कि आप स्टॉक नहीं किया जाए। तो यहाँ पर प्राइस राइज अगर 100% हो जाता है, यहाँ देखने की बात है, तब हम इसको फूड आइटम्स पे कहा गया है कि अगर प्राइस राइज 100% हो जाता है तो इसको स्टॉक नहीं करेंगे। और जो नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स है उसमें 50% का अगर प्राइस राइज होता है तो उस पर कहा गया है कि इसमें इसको स्टॉक नहीं करेंगे, और 100% हॉर्टिकल्चरल फूड आइटम्स के लिए। ठीक है, तब यहाँ पे एक बात है कि जब ये जो प्राइस राइज है कितने पीरियड के लिए डिसाइड होगा, यानी कि अगर पिछले 12 महीने में हम इसको देखते हैं कि पिछले 12 महीना में प्राइस राइज कितना गया है।
अगर पिछले 12 महीने का जो डाटा रहेगा, प्राइस 100% हो चुका होता है, तो फूड उसको फिर स्टॉकर्स इसको स्टॉक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पे इस वीडियो में इन तीनों कानूनों के बारे में, उनमें जो प्रावधान है उसके बारे में समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारा अगला वीडियो जो आपको यह बताएगा कि इन कृषि कानूनों में समस्या क्या है, इस कृषि कानून के प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।